तो आप हर चैप्टर में देखेंगे कुछ पार्ट्स जो होते हैं उसमें कभी किसी साल आया तो आया, किसी साल नहीं आया, लेकिन कुछ एक पार्ट जो होता है वो भर भर के नीट पूछता है। तो ये तीन कंसेप्ट अगर मैं बात करूं, ऑर्गन, पाइप एंड सोनोमीटर एक, दूसरा वेव इक्वेशंस के बेसिक पैरामीटर्स के बारे में, और तीसरा बीट्स के बारे में। मान लो पूछा जाए कि यहां पे कोई वेव जनरेट करी और उसे इस जगह तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए भी कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम फॉर्मूला आ जाएगा, √4L की जगह आप x लगा दें अपॉन g। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग? वेलकम टू माय क्लास। कैसे सारे प्यारे बच्चे, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल पे। और आज अपन देखने वाले हैं वेव्स का माइंड मैप। ठीक है, तो सारे कंसेप्ट अलाइंड हैं यहां पे। सबसे पहले तो देख लेते हैं वेव्स में क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब क्या क्या चीजें हैं जो आपको मस्ट बिल्कुल करके ही जानी है एग्जाम में। उसमें सबसे पहले अगर बच्चा पार्टी में बात करूं तो इक्वेशन ऑफ वेव्स की बात करें। आप देखिए ये ईयर्स लिख रखे हैं जिसमें ये PYQ आए भरे हुए हैं, पूरी जगह भर गई। तो ये वेव इक्वेशन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव क्या होती है, इन दो चीजों को क्लब करके जो बेसिक से सवाल होते हैं, बहुत बेसिक बहुत सिंपल से इस पे सवाल आते हैं। फिर अगर मैं नेक्स्ट चीज अगर मैं बात करूं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी बात है, मेरा लॉजिक इंपॉर्टेंट है वही है कि जो मैक्सिमम टाइम नीट ने पूछा है भाई वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप हर चैप्टर में देखेंगे कुछ पार्ट्स जो होते हैं उसमें कभी किसी साल आया तो आया, किसी साल नहीं आया, लेकिन कुछ एक पार्ट जो होता है वो भर भर के नीट पूछता है। जैसे कि बच्चा पार्टी अभी मैंने वेव इक्वेशन के बारे में बताया, आप देखेंगे कितने सारे PYQs कितने सारे ईयर्स में पूछे गए हैं, ऑलमोस्ट हर साल पूछा ही पूछा गया है। अब इन टॉपिक्स पे देखें, कभी आया कभी नहीं आया, उस टाइप का सीन है। अगेन फिर अगर बच्चा पार्टी में ये इंटरफेरेंस वाला पार्ट है, इससे सवाल आते हैं, बट इसके सवाल वेव ऑप्टिक्स में ज्यादा आते हैं। मैंने यहां पे कवर कर दिया है, बट हाँ अगर इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के रिलेशंस के सवाल हैं वो वेव ऑप्टिक्स में जनरली पूछे जाते हैं, साउंड वेव को कंसिडर करके नहीं पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं बच्चा पार्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग का कंसेप्ट है। ठीक है, बोथ एंड फिक्स्ड वाला केस करें या वन एंड ओपन वाली बात करें, तो स्टैंडिंग वेव की केस बात करें जिस, या फिर सोनोमीटर वायर की बात करें जिसमें बोथ एंड फिक्स के बीच में स्टैंडिंग वेव बन रही है, इस पे कई सारे सालों में PYQs आए गए हैं। ये और ऑर्गन पाइप का कंसेप्ट सिमिलर है, सेम फॉर्मुलेज हैं, कुछ भी चेंज नहीं है, इस पे भी भर भर के सवाल पूछे गए हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बीट्स का है। ठीक है, ठीक है, तो ये तीन कंसेप्ट अगर मैं बात करूं, ऑर्गन, पाइप एंड सोनोमीटर एक, दूसरा वेव इक्वेशंस के बेसिक पैरामीटर्स के बारे में, और तीसरा बीट्स के बारे में। ये तीन पार्ट इस चैप्टर को तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे आप मिस आउट नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट। ठीक है, अब मैं शुरू से एक एक चीज बता देता हूं, क्या चीज कैसे होती है, सारी चीजें समझा देता हूं, और जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है उसे और अच्छे से भी एक्सप्लेन कर देता हूं। इस माइंड मैप को आप देखेंगे तो वेव्स आपका पूरा बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर रिवाइज हो जाएगा, ईच एंड एवरी पॉइंट आपका रिव्यू हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं वेव होती क्या है। वेव क्या होती है बच्चा पार्टी के फंडामेंटली मैं बात करूं, एनी डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स इन स्पेस एंड टाइम इज कॉल्ड वेव। ठीक है, कोई भी डिस्टर्बेंस जो स्पेस और टाइम दोनों में ट्रेवल कर रहा है विदाउट बीइंग इन एक्चुअल कांटेक्ट विद सोर्स, मतलब जिस सोर्स ने उस डिस्टर्बेंस को जनरेट किया उसके कांटेक्ट में रहे बिना भी वो स्पेस और टाइम अगर दोनों में ट्रेवल कर रहा है तो उस डिस्टर्बेंस को अपन वेव कह सकते हैं। ठीक है, अब इसकी फंडामेंटल लैंग्वेज पे या फिर बातों पे बहुत मत जाओ, जो अपने सिलेबस में बात है उसमें अपन बातें करेंगे। तो वेव्स की अगर मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ वेव्स की बात, तो मीडियम पे दो तरीके से वेव्स को क्लासिफाई किया जाता है। पहले को कहा जाता है मैकेनिकल वेव और दूसरे को कहा जाता है नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव हम उन्हें कहेंगे जिसमें मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जिन वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है वो मैकेनिकल वेव होती है। जो बिना किसी मटेरियल मीडियम के ट्रेवल कर सके, जैसे कि वैक्यूम में भी ट्रेवल करे, उन्हें नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं। जैसे कि लाइट हो गई, हीट हो गई, ठीक है, ये सारी, या फिर मोबाइल्स के नेटवर्क्स जो आ रहे हैं वो कैसी वेव है, एक EM वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक नॉन मैकेनिकल वेव है। और साउंड जो तुम सुन रहे पा रहे हो या वेव ऑन स्ट्रिंग की बात करें, ये सारी कैसी हैं, एक मैकेनिकल वेव है, इन्हें मीडियम की रिक्वायरमेंट है प्रोपोगेशन के लिए। अब ये तो बाइफर्केशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। दूसरा बाइफर्केशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। ठीक है, तो दो तरीके से वेव बोलते हैं, एक ट्रांसवर्स कहते हैं, दूसरी लॉन्गिट्यूडनल।
बेसिकली वेव में बात होता क्या है, हजारों करोड़ों मॉलिक्यूल्स एक साथ एसएचएम कर रहे होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फेज होता है, उनका फेज डिफरेंस अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट फेज के साथ वो एसएचएम कर रहे होते हैं। तो मीडियम के पार्टिकल कहीं जा नहीं रहे हैं, वो अपनी ही जगह पे सिर्फ एसएचएम कर रहे हैं, वेव आगे जा रही है। तो अगर मान लो ये वेव वेलोसिटी है, वेव इधर प्रोपोगेट कर रही है, मतलब एनर्जी, मोमेंटम, ये सब इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इस तरीके की वेव को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। वहीं आता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है उसके पैरेलल डायरेक्शन में ही ऑसिलेट कर रहे हैं मीडियम के पार्टिकल, उसे लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, वेव ऑन स्ट्रिंग की बात करें एक ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, पानी में तुमने पत्थर मार दिया तो देखो एक रिपल उठता है, मतलब वेव अगर वो जो सर्किल बड़ा हो रहा है, तो वेव अगर ऐसे जा रही है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कहते हैं, पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट करते हैं, और थोड़ा उसमें एक एंगल भी आता है, शेयरिंग भी आता है। तो अगर कोई कंकड़ तुमने पानी में फेंक दिया, जो रिपल्स क्रिएट हो रही हैं, उसमें थोड़ी ट्रांसवर्स नेचर भी होता है और थोड़ा लॉन्गिट्यूडनल नेचर भी होता है। लेकिन बेसिक फंडामेंटल में ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में जो डिफरेंस देखोगे वो क्या होता है, अगर वेव के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं उसे ट्रांसवर्स कहते हैं, और वेव के प्रोपोगेशन के पैरेलल, देखो पैरेलल टू द वेव वेलोसिटी अगर मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, अगर वेव इधर जा रही है और ऐसे ही ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इन्हें लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। इसका एग्जांपल होता है साउंड वेव, इसका होता है एग्जांपल वेव ऑन स्ट्रिंग। अब आते हैं वेव इक्वेशन। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी मजेदार चीज है, इसमें बहुत सारे सवाल फंडामेंटल लेवल के और सुपर इजी होते हैं इन्हें सॉल्व करना। तो बच्चा पार्टी कोई भी इक्वेशन अगर वेव इक्वेशन है तो उसकी शक्ल कुछ ऐसी होगी, a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। जो मैं पहले बताया डेफिनेशन फंडामेंटल, वेव कोई भी इक्वेशन या कोई भी डिस्टर्बेंस जो स्पेस और टाइम दोनों में ट्रेवल करे वो वेव होगी। मतलब वेव होने के लिए स्पेस, देखो पोजीशन, स्पेस मतलब पोजीशन। ठीक है, दिल्ली में है, आगरा में, दिल्ली से गए आगरा, आगरा से गए जयपुर, जयपुर से गए जोधपुर, जोधपुर से गए जैसलमेर, थोड़ा आगे पहुंच गए पाकिस्तान में भी चले गए। ठीक है, तो एक्स क्या बता रहा है, पोजीशन मतलब लोकेशन, किस लोकेशन पे है, और टी क्या बता रहा है, टाइम। मतलब एक ऐसा वेव फंक्शन है जिसमें टाइम का भी एलिमेंट आ रहा है और पोजीशन का भी आ रहा है। पोजीशन मतलब स्पेस और टाइम तो टाइम है। तो कोई भी डिस्टर्बेंस अगर स्पेस और टाइम दोनों में ट्रेवल कर रहा है तो उसे वेव कहते हैं। तो कोई भी अगर वेव फंक्शन होगा तो उसमें टाइम और पोजीशन दोनों आएगी, पहली बात तो वेव इक्वेशन कैसे लिखते हैं, a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। क्लियर है, जो टाइम का कोफिशिएंट होता है ओमेगा कहते हैं, तो टाइम का कोफिशिएंट होता है उसे ओमेगा कहते हैं, इसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। अगर टाइम पीरियड ओमेगा के टर्म में बात करेंगे तो 2 पाई बाय ओमेगा हो जाएगा। और जो x का कोफिशिएंट होता है, पोजीशन का कोफिशिएंट जो होता है, उसे k कहते हैं, k वेव नंबर भी कहते हैं। वेव नंबर की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा आती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट आता है वेव वेलोसिटी कितनी होती है, ये वेव किस स्पीड से आगे जा रही है। तो वेव वेलोसिटी होती है ओमेगा बाय के। ओमेगा मतलब कोफिशिएंट ऑफ टाइम अपॉन और के मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स के साथ जो लिखा है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ टाइम। तो कोफिशिएंट अपॉन टाइम अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो ले लोगे तो वेव वेलोसिटी। अब जैसा कि मैंने बताया, एक साइनोसॉइडल वेव, अगर ये साइन वाली वेव है, साइनोसॉइडल वेव की क्या प्रॉपर्टी होती है कि मीडियम के पार्टिकल तो क्या कर रहे होते हैं, मीडियम के पार्टिकल्स तो एसएचएम कर रहे होते हैं। मीडियम के पार्टिकल अगर वेव आगे जा रही है तो मीडियम के पार्टिकल खुद आगे नहीं जा रहे, बस वो अपनी जगह पे ऑसिलेशंस कर रहे हैं और सामने वाले को, आगे वाले को एनर्जी देते चले जा रहे हैं, आगे वाले को एनर्जी देते चले जा रहे हैं। वो अपनी लोकेशन पे खुद क्या कर रहे हैं, एसएचएम। तो अगर पार्टिकल की वेलोसिटी पूछी गई है तो पार्टिकल तो एसएचएम कर रहा है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आएगा वो एसएचएम में जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आता था वही आएगा। तो देखो वही आया, ओमेगा टाइम्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एसएचएम में यहां पे एक्स लिखते थे बिकॉज वहां पे एक्स एक्सिस के अलोंग एसएचएम करते थे। यहां पे चूंकि डिस्प्लेसमेंट मीडियम के पार्टिकल का वाई एक्सिस के अलोंग मैं डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा हूं, तो बेसिकली वाई एक्सिस के अलोंग एसएचएम मान रहा हूं बिकॉज एक्स एक्सिस के अलोंग मैं मान रहा हूं कि वेव प्रोपोगेट कर रही है, तो बस वाई कर दो। अगर मान लो मीडियम के पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग कर रहे होते तो एक्स लिख दीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन मेरा विश्वास मानो दोस्त, कभी भी तुम्हें इस फॉर्मूले को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वेव में पार्टिकल की वेलोसिटी को लेकर सवाल पूछा गया तो सिर्फ और सिर्फ वो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पूछेंगे। और आज तक की हिस्ट्री में पूछा गया है जब भी वेव में
वेव में अगर वेव वेलोसिटी पूछेंगे सबसे ज्यादा टाइम यही पूछते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ टाइम, टाइम के आगे जो लिखा है उसे डिवाइड कर दो जो एक्स के आगे लिखा है, खत्म हो जाता है। लेकिन अगर पार्टिकल की स्पीड पूछी तो ये नहीं पूछी जाती, यही पूछी जाती। मैंने लिख जरूर दी है कि वो एसएचएम कर रहा है, देख लेना, लेकिन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पूछी जाएगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या होगी, ए ओमेगा। एसएचएम करते हुए पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती थी, ए ओमेगा होती थी। तो वही एम्पलीट्यूड ए इंटू ओमेगा कर दोगे तो पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी। अगला बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है वेव वेलोसिटी v इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स फ्रीक्वेंसी। वेव वेलोसिटी किसके बराबर होता है, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। पार्टिकल की वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में एक रिलेशन और होता है, पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वेव वेलोसिटी इंटू स्लोप होता है। आई होप ये सारी बातें क्लियर हो गई। कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और बेटर क्लैरिटी आएगी। अब एक चीज आती है पहचानना कि भाई वेव इक्वेशन अगर दे रखी है इससे तुम्हें क्या क्या बातें समझ में। तो सबसे पहले बात समझना, ये जो लिखा है इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या बताता है, वो एक्सिस जिसके अलोंग मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं। मान लो कोई वेव ट्रेवल कर रही है, ऐसे जा रही है और ये मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन तो ये है एक्स एक्सिस, लेकिन मीडियम के पार्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रहे हैं। तो ये क्या बताता है कि मीडियम के पार्टिकल किस डायरेक्शन के अलोंग ऑसिलेट कर रहे हैं। ए इज एम्पलीट्यूड, जो टाइम के आगे लिखा है ये कोफिशिएंट ऑफ टाइम हो गया, जो एक्स के आगे लिखा है वो कोफिशिएंट ऑफ पोजीशन। क्लियर है? अब समझना, इसको देख के तो तुम समझ जाओगे कि पार्टिकल किस एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रहे हैं। क्लियर है? अब देखो बच्चा पार्टी AT प्लस माइनस BX लिखा है, यहां पे अगर x लिखा है बच्चा पार्टी समझना, अगर यहां पे x लिखा है तो तुम समझ जाओगे वेव अलोंग x एक्सिस जा रही है। अगर यहां x लिखा है तो तुम क्या समझ रहे हो कि वेव x एक्सिस के अलोंग। ऐसी भी कोई इक्वेशन मिल सकती है जहां पे यहां पे z लिख दे, अगर z लिख देगा तो तुम क्या समझ जाओगे कि वेव z एक्सिस के अलोंग। मतलब समझना यहां पे x y z तीनों में जो भी लिखा हो, अगर x लिखा है तो मतलब वेव x एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है। अगर यहां y लिखा होता तो वेव यही वेव y एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही होती, और अगर यहां पे z लिखा होता तो वेव z एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर। अब तुम्हें यह भी समझना पड़ेगा, वेव इक्वेशन देख के तुम्हें यह भी पता लगाना पड़ेगा वेव पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग जा रही है या फिर वेव नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग जा रही है। भाई वेव तो ऐसे भी जा सकती है पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग, या फिर इधर जा सकती है नेगेटिव x एक्सिस के। सिमिलरली पॉजिटिव y के अलोंग भी जा सकती है, नेगेटिव y के अलोंग भी जा सकती है। सिमिलरली पॉजिटिव z के अलोंग भी जा सकती है और नेगेटिव z के अलोंग भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। तो एक्सिस किसके अलोंग जा रही है, वो तो सिर्फ ये साइन, मतलब यहां x है तो x एक्सिस के अलोंग होगी, y है तो y, z है तो z। अब x में पॉजिटिव x के अलोंग है या नेगेटिव x के अलोंग है, y में जा रही है तो भाई पॉजिटिव y के अलोंग जा रही है या नेगेटिव y के अलोंग जा रही है, z में जा रही है तो पॉजिटिव z के अलोंग जा रही है या नेगेटिव z के अलोंग जा रही है। ये कैसे पता लगे? तो इसके लिए मेरी एक ट्रिक है, ध्यान कर लो। सिंपल सी बात है, इफ कोफिशिएंट ऑफ टाइम एंड पोजीशन, मतलब देखो ये तो टाइम हो गया और ये पोजीशन वाली एक्सेस हो गई। अगर कोफिशिएंट ऑफ टाइम और पोजीशन दोनों का साइन सेम हुआ, मतलब पॉजिटिव, दोनों का अपोजिट साइन हुआ, ठीक है, दोनों का अपोजिट साइन हुआ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, उस केस में वेव पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग जाएगी। क्लियर है? मैं क्या कह रहा हूं, टाइम और पोजीशन दोनों के कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव हुए, दोनों के कोफिशिएंट अगर अपोजिट हुए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, तो वेव पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग जा रही होगी। वहीं अगर दोनों के कोफिशिएंट सेम हुए, ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, जैसे AT प्लस BX लिख दे या माइनस AT माइनस BX लिख दे, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो वेव नेगेटिव एक्सिस के अलोंग जाएगी। ये बात क्लियर हो गई? तो अभी मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस देता हूं जिसमें तुम्हें पता करना पड़ेगा कि वेव कौन सी एक्सिस के अलोंग जा रही है और वो पॉजिटिव एक्सिस है या नेगेटिव। तो यहां पे मैंने वेव इक्वेशन लिख दी है और तुम्हें बताना पड़ेगा बच्चा पार्टी कि वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रही है फर्स्ट कॉलम। तो बच्चा पार्टी समझना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अगर फंडामेंटली तुम समझो, देखो यहां पे मैंने z लिखा है तो वेव किधर जा रही है, z एक्सिस के अलोंग जा रही है। यहां पे देखो ब्रैकेट में y लिखा है, मतलब y एक्सिस के अलोंग वेव ट्रेवल कर, देखते ही समझ जाओगे।
यहां x लिखा है मतलब वेव x एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही है, यहां x लिखा है तो इसमें भी वेव x एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही है, यहां पे भी x लिखा है मतलब वेव x एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही है, यहां पे भी देखो x लिखा है मतलब वेव x एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही है, यहां देखो z आ गया तो वेव z एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही है, यहां देखो y आ गया तो y एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही है। तो ये तो सिर्फ ब्रैकेट के अंदर x y z है, जो लिखा होगा उस एक्सिस के अलॉन्ग, ये तो देखना सीख गया है। अब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है नेगेटिव, ये कैसे चेक करेंगे? इसको चेक करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, देखो यहां देखो 20 और 4 दोनों पॉजिटिव है, 20t प्लस 4z बोथ पॉजिटिव। अगर दोनों का साइन सेम हुआ, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव चाहे नेगेटिव नेगेटिव, उस केस में वेव नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग जाएगी। देखो 20t ये भी पॉजिटिव है प्लस 4z दोनों ही पॉजिटिव है, इसलिए ये वेव नेगेटिव z डायरेक्शन में जा रही है। यहां देखो ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, प्लस का 50t माइनस 10y, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर अपोजिट साइन होगा, टाइम और पोजीशन के कोफिशिएंट अगर अपोजिट साइन के होंगे, प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो वेव पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग जा रही होगी। जैसे ये 50t माइनस 10y है तो ये वेव पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग जा रही होगी, सिंपल है। 4t माइनस 2x, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव एक्सिस, बोथ पॉजिटिव। 15t प्लस 3x दोनों पॉजिटिव, नेगेटिव एक्सिस। माइनस 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 20t माइनस 5x दोनों नेगेटिव है, दोनों का सेम साइन जब भी होगा वेव नेगेटिव एक्सिस से अलॉन्ग जाएगी। 5x माइनस 42, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग। माइनस 2z माइनस 20t बोथ नेगेटिव, माइनस एक्सिस के अलॉन्ग, नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग जाएगी। 5y प्लस 25t दोनों क्या है बच्चा पार्टी, सेम साइन, प्लस 5y प्लस 25 सेम साइन, प्लस प्लस या माइनस माइनस, सारे केसेस में वेव नेगेटिव एक्सिस। तो अगर साइन सेम हुए जैसे प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, वेव नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग जाएगी। अपोजिट नेचर के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इन सब में देखो पॉजिटिव है, जिसमें भी नेगेटिव, देखो यहां पे भी बहुत नेगेटिव था, यहां पे बहुत पॉजिटिव था, यहां पे बहुत पॉजिटिव था। तो अगर दोनों का साइन सेम हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, वेव नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग जा रही होगी, और अपोजिट साइन हुआ तो वेव पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग जा रही होगी। अब एक्सिस कौन सी होगी वो तुम ब्रैकेट के अंदर देखो क्या लिखा उसे पहचान लोगे। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव से आई होप सभी लोग कंफर्टेबल होंगे। अब इन सारे ही केस में मैं तुमसे वेव स्पीड निकलवा देता हूं। क्या बताया, कोफिशिएंट ऑफ टाइम अपॉन कोफिशिएंट ऑफ पोजीशन। सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, डायरेक्शन तुम ऑलरेडी देख चुके हो। तो यहां टाइम में देखो कोफिशिएंट क्या है 20, तो 20। पोजीशन देखो z के साथ क्या लिखा है 4, 20/4, आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। इसमें देखो टाइम का कोफिशिएंट 50 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ पोजीशन 10, इसमें भी आंसर 5 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो ये वेव 5 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है। ये वाली वेव 5 मीटर पर सेकेंड से माइनस z एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ टाइम कितना है 4, कोफिशिएंट ऑफ पोजीशन कितना है 2, तो वेव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ टाइम अपॉन कोफिशिएंट ऑफ पोजीशन 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेव 2 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव x एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है। इसकी वेव वेलोसिटी निकालो, कोफिशिएंट ऑफ टाइम 15 है, पोजीशन 3 है, तो 15/3 निकाल दोगे, 5 मीटर पर सेकेंड आपकी वेव वेलोसिटी आ जाएगी। इस केस में कोफिशिएंट ऑफ टाइम का मैग्नीट्यूड 20 है और ये 5 है, तो 20/5 लिख दोगे, वेव वेलोसिटी आ गई 4। यहां पे कोफिशिएंट ऑफ टाइम देखो चतुराई कर दी, टाइम इधर लिखा है, पोजीशन इधर लिखा है, तो टाइम के साथ क्या आ रहा है 40/5 कितना हो जाएगा 40/5 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वेव जा रही होगी। यहां पे टाइम की कोफिशिएंट कितनी है 10 और पोजीशन की कितनी है z के साथ देखो 2 है, तो 10/2 5। यहां पे टाइम में 25 है, y में भी 25 है पोजीशन में, तो टाइम के साथ 25 पोजीशन के साथ 5, आंसर यहां पे भी 5 मीटर पर सेकेंड। तो डायरेक्शन ऐसे देख लोगे, स्पीड ऐसे निकाल दोगे। अच्छा अब मान लो तुमसे पूछ दिया कि भाई बताओ इन सभी वेव में पार्टिकल किस एक्सिस के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है। तो पार्टिकल की ऑसिलेशन देखो यहां पे y एक्सिस लिखा है,
तो ये y एक्सिस के लॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ x लिखा है तो ये x एक्सिस के लॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ y लिखा है तो अगेन ये y एक्सिस के लॉन्ग। तो इक्वालिटी के जो भी उस साइड लिखा होता है उस एक्सिस के लॉन्ग मीडियम के पार्टिकल SHM कर रहे होते हैं। यहाँ z लिखा है तो SHM z एक्सिस के लॉन्ग है, यहाँ पे भी z लिखा है तो SHM z एक्सिस के लॉन्ग लिखा है, यहाँ y लिखा है तो यहाँ पे y एक्सिस के लॉन्ग, यहाँ x लिखा है तो SHM जो मीडियम के पार्टिकल होंगे x एक्सिस के लॉन्ग ऑसिलेट कर रहे होंगे, यहाँ z लिखा है तो मीडियम के पार्टिकल z एक्सिस के लॉन्ग ऑसिलेट कर रहे होंगे। क्या सुपर इजी लगने लगा? वेव की ऐसी तैसी कर दी अपन ने, सुपर सिंपल समझ में आ रहा है, फंडामेंटली कर लो। मान लो लैम्डा निकालना है, कोई बहुत बड़ी बात है क्या? कैसे निकालोगे? ध्यान करो, अगर फंडामेंटल ओरिजिनल इक्वेशन की तो मैंने क्या बताया था जो भी एक्स पोजीशन का कोफिशिएंट होता है पोजीशन के साथ वो क्या होता है? के, दैट इज वेव नंबर, दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा। इस बात का फायदा उठाओ। तो यहां पे पोजीशन का कोफिशिएंट क्या है बच्चा पार्टी? देखो 4 है तो लैम्डा के लिए क्या लोगे? जो पोजीशन का कोफिशिएंट है 4 वो किसके बराबर होगा? 2 पाई बाय लैम्डा। यहां से लैम्डा की वैल्यू, या फिर मैं रुको लैम्डा का फॉर्मूला ही पहले बता दे रहा। k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा होता है तो 2 पाई बाय के। तो 2 पाई को आप जस्ट डिवाइड कर दे जो भी कोफिशिएंट ऑफ पोजीशन हो। यहां पे पहले केस में z के साथ क्या है? 4, तो 2 पाई बाय 4 आ जाएगा वेवलेंथ। इस केस में वेवलेंथ कितनी आ जाएगी? 2 पाई बाय पोजीशन का कोफिशिएंट कितना है? 10 है। इस केस में पोजीशन का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा? 2 पाई पोजीशन x के साथ क्या लिखा है? नंबर 2 लिखा है। अगले केस में वेवलेंथ की बात करेंगे, क्या लिखा है? 3 लिखा है, तो 2 पाई बाय 3 एंड सो ऑन। भर लेना इस टेबल को। मान लो फ्रीक्वेंसी पूछी होती तो क्या ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन तुम्हें पता है? अगर किसी बच्चे को ओमेगा पता है तो क्या ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, अपनी भारतीय संस्कृति में अपन ने पढ़ रखा है ओमेगा 2 पाई एफ होता है। कहां लिख दू जगह कहां है? यहां बता दे रहा। ओमेगा क्या 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है? तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, क्या सभी बच्चे सहमत हैं इस बात से कि मैं पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ पूरी भाजी खाऊंगा? फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाय ओमेगा हो जाएगा इस फॉर्मूले से। और ओमेगा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ टाइम। तो इस केस में अगर वेव की फ्रीक्वेंसी पूछी होती तो सिंपली जो टाइम का कोफिशिएंट दे रखा है 2 पाई बाय 20 फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में फ्रीक्वेंसी पूछी होगी तो 2 पाई बाय 50 हो जाएगी, थर्ड पार्ट में फ्रीक्वेंसी पूछी होगी तो 2 पाई बाय 4 हो जाएगी एंड सो ऑन। तो जो भी टाइम का कोफिशिएंट है वो ओमेगा हो जाएगा। भर देना, टेबल भर जाएगी। आई होप जितना तुम्हें रिक्वायरमेंट है वेव के लिए उससे ज्यादा मैंने तुम्हें बता दिया। अच्छा हाँ, एक चीज और चमकी, मान लो इन सारे केसेस में पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड पूछी होती, क्या होती? पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड। तो क्या होती है? वीपी मैक्स ए ओमेगा होती है। पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड अगर तुमसे कभी पूछ दे तो मैक्सिमम वाला मैंने क्या बताया कि यही पूछेगा, पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड क्या होती है? ए ओमेगा। अब अगर ए ओमेगा पता है तो क्या बच्चा पार्टी वेव इक्वेशन देखते ही तुम्हें ए और ओमेगा को पहचान लेते हो? जो सबसे आगे लिखा है ये सारे टर्म क्या एम्पलीट्यूड है? मान लो इस केस में तुमसे पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड पूछी होती तो ए ये है और ओमेगा क्या होता है? टाइम का कोफिशिएंट, तो 4 इंटू 10 40 मीटर पर सेकेंड। मान लो इस केस में पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड पूछी होती तो 20 तो क्या है तुम्हारा एम्पलीट्यूड, ओमेगा कितना है? टाइम का कोफिशिएंट 40, तो 40 इंटू 20 कर दो, कितना हो जाएगा? 4 2 8 800 मीटर पर सेकेंड। मान लो यहां पे तुमसे पूछ एम्पलीट्यूड 5 है और टाइम का कोफिशिएंट कितना है? 10, 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 50 मीटर पर सेकेंड। तो ओमेगा टाइम का जो भी कोफिशिएंट है वो ओमेगा है और जो बाहर लिखा है ये एम्पलीट्यूड, ए इंटू ओमेगा कर देंगे, पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी। सिंपल है, कुछ नहीं पूछ सकता। आज तक जितना कुछ पूछा गया है ना नीट का, वो सारी चीजें मैंने तुम्हें एक टेबल में करा दी, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। ये सारी बातें मैंने फर्स्ट पेज तुम्हें बहुत अच्छे से समझा दी। अब देखो कितने भर भर के पी भाई, सारे सवाल तुम मक्खन जैसे क्लियर कर पाओगे।
आई होप सभी लोग को समझ में आया हो बहुत बढ़िया से। अब आता है डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। भाई कई बार आपसे पूछ सकता है, पूछा कभी नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है कि बताओ पार्टिकल, मीडियम के पार्टिकल्स जो ऑसिलेशन कर रहे हैं, वो भाई ऑसिलेशन कर रहे हैं तो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट या कोई पर्टिकुलर वेव की फोटो देके तुमसे पूछ देगा कि बताओ ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो कैसे करेंगे, कुछ दिमाग नहीं लगाना, ये ए स्टार मेरा कंसेप्ट है, दैट इज ड्रॉ फ्यूचर ऑफ वेव। वेव अगर आगे जा रही है तो फ्यूचर में थोड़ी आगे बनेगी, अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसका फ्यूचर इससे थोड़ा आगे बनेगा। तो फ्यूचर पे डॉटेड लाइन जो है फ्यूचर है। अब प्रेजेंट वेव अगर अपने फ्यूचर पे जाएगी, मान लो ये ए पार्टिकल आगे पीछे तो जा नहीं सकता, कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो ऊपर नीचे ही जा सकता है। तो अगर इस ए को, जो ब्लू वाली लाइन है जो प्रेजेंट है और जो डॉटेड लाइन है फ्यूचर ऑफ दिस वेव है, सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्यूचर बना लेना है। मतलब अगर वेव आगे जा रही है तो थोड़ा घिसका के सेम वेव बना दो। अब अपने प्रेजेंट से फ्यूचर पे जाने के लिए, फ्यूचर पिंक वाली वेव है, इस वेव पे जाने के लिए क्या ए को नीचे आना पड़ेगा, बी वाला देखो बी वाले पॉइंट को अपने फ्यूचर पिंक पे जाने के लिए क्या ऊपर जाना पड़ेगा। सिमिलरली सी वाले पॉइंट को अपने फ्यूचर पे जाने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा और डी वाले पॉइंट को अपने फ्यूचर पे आने के लिए नीचे आना पड़ेगा। तो तुरंत फ्यूचर वेव बनाइए, अपने फ्यूचर पे जाने के लिए पार्टिकल को जिस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा वो डायरेक्शन बना दे। ये ध्यान रखेंगे कि कोई ऐसा नहीं है कि फ्यूचर पे जाना है, अभी रुको अभी भेज दे रहा है, ये बना दिया फ्यूचर। सर ऐसे भी तो जा सकता है। अब वेव, ट्रांसवर्स वेव की जब मैं बात कर रहा हूं, वेव ऑन स्ट्रिंग की जब मैं बात कर रहा हूं, तो पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रही है तो पार्टिकल सिर्फ उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब या ऊपर जा सकते हैं या नीचे, दो ही ऑप्शन है उनके पास। तो अपने फ्यूचर पे जाने के लिए ऊपर या नीचे में तुम देखो कैसे करके अपने फ्यूचर पे पहुंचेगा। तो अगर वेव ऐसे जा रहा है तो इस केस में ए नीचे जा रहा है, बी ऊपर जा रहा है, सी ऊपर जा रहा है, डी नीचे जा रहा है। वहीं कोई वेव अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो फ्यूचर थोड़ा इस डायरेक्शन में आगे शिफ्ट करके बनाओगे। प्रेजेंट से फ्यूचर पे जाने के लिए तुम एरो अपने आप बना दोगे, ऊपर नीचे खुद आ जाएंगे कौन सा पार्टिकल ऊपर जा रहा है कौन सा नीचे। तो ये बहुत अमेजिंग ट्रिक है पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे सीखने के लिए। क्लियर। अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव की। साउंड वेव, यहां थोड़ा मेरे से गलती होगी, वेलोसिटी ऑफ वेव मुझे हेडिंग डालनी चाहिए थी। तो वेलोसिटी काट ही दे रहा ना भाई, गलती हो गई तो क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, तो अगर स्ट्रिंग में वेलोसिटी ऑफ वेव की बात करेंगे तो √T/μ। तो कभी भी वेलोसिटी ऑफ वेव फाइंड करने का सिंपली तुम टेंशन फाइंड करना। टेंशन कैसे फाइंड करते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भर भर के सवाल किए थे टेंशन में। तो भूल जाना तुम वेव का सवाल कर रहे हो, जो बेसिक कंसेप्ट तुमने न्यूटन्स लॉ के पढ़े थे वैसे करके जो भी सिचुएशन दे रखी है टेंशन फाइंड कर लेंगे। टेंशन को म्यू से डिवाइड कर देंगे। म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, m/l। तो उस स्ट्रिंग पे, उस रस्सी पे वेव की स्पीड आ जाएगी, वेव वेलोसिटी आ जाएगी। तो रोप के लिए केस में या रस्सी के केस में वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला √T/μ हो जाता है। अब कई बार सवाल आया है PYQ में 2016 में, एक मास वाली रोप पे के केस में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, या फिर अगर कोई वेव मैंने यहां पे बॉटम पे बिल्कुल नीचे यहां पे अगर मैंने जनरेट करी तो उसे टॉप में पहुंचने का कितना टाइम लगेगा। तो ये तीनों पैरामीटर मैंने बता दिए। बस इसमें तुम्हें ध्यान क्या रखना है, की पॉइंट क्या है और तुम गलती कहां कर सकते हो ये मुझे पता है। ये बात ध्यान रखना कि ये जो x लिख रखा है इसमें, ये कहां से ले रहे हैं, बॉटम से ले रहे हैं। हो सकता है क्वेश्चन में अगली बार पूछे तो x जो दे रखा है वो डिस्टेंस टॉप से दे रखा है, तो करस्पॉन्डिंगली तुम बॉटम से कितनी डिस्टेंस है पहले वो फाइंड करोगे। अगर वो x पता है तो वेलोसिटी किसी भी x पे, मान लो कि बॉटम से x डिस्टेंस ऊपर है, उस पोजीशन पे वेलोसिटी का फॉर्मूला √gx है। x की जो भी वैल्यू दे रखी होगी पुट करेंगे, वेलोसिटी आ जाएगी उस पोजीशन पे। अगर एक्सेलरेशन ऑफ दिस वेव पूछ दिया जाए तो आंसर आता है g/2, जो कि कांस्टेंट होती है, जो पोजीशन पे डिपेंडेंट नहीं होती है। मतलब यहां पे है तब भी वेव का एक्सेलरेशन g/2 है, जब यहां है तब भी g/2 है, यहां है तब भी g/2 है, टॉप पर पहुंच जाएगी तब भी एक्सेलरेशन g/2 ही रहेगा। नीचे कोई बॉटम पे अगर कोई वेव जनरेट हुई, उसे टॉप पे पहुंचने के लिए अगर टाइम पूछा जाए, टाइम टू रीच द टॉप, तो आ जाएगा t = √4L/g, √4L/g। अगर नीचे से x डिस्टेंस तक चलने का ही अगर मान लो टाइम पूछा जाए, मान लो पूछा जाए कि यहां पे कोई वेव जनरेट करी और उसे इस जगह तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए भी कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम फॉर्मूला आ जाएगा, √4L की जगह आप x लगा दें,
अपॉन जी। नीचे से L डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो फॉर्मूला √4L अपॉन जी। अगर किसी x डिस्टेंस तक पहुंचने का ही टाइम अगर पूछा है तो √4x अपॉन जी कर देंगे। तो ये मास वाली रस्सी के केस हो गए, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, टाइम। चौथी बात पूछी नहीं सकती, बन भी नहीं सकती, तो पूछी भी नहीं जाएगी, सिर्फ यही चीजें। तो ये तीनों स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ध्यान रखेंगे। अब साउंड वेव की स्पीड की बात करते हैं, क्या होती है। तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, √ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ मीडियम। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ मीडियम। सॉलिड्स के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यंग्स मॉडुलस के बराबर होता है, लिक्विड के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बल्क मॉडुलस होता है, और गैसियस के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गामा पी होता है। गामा क्या होता है, एडियाबैटिक कोफिशिएंट। अगेन मैं कह रहा हूं वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर चाहिए तो क्या होता है उसका फॉर्मूला √ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर सॉलिड मीडियम दे रखा है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जगह यंग्स मॉडुलस डाल देंगे। लिक्विड मीडियम दे रखा है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बल्क मॉडुलस के बराबर हो जाएगा, और गैसियस मीडियम दे रखा है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गामा इंटू पी हो जाता है। क्लियर है। तो इस हिसाब से मैंने फॉर्मूले लगाए थे। अगर गैसियस मीडियम में फॉर्मूला चाहिए वेलोसिटी ऑफ साउंड का तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू गामा पी यहां पे पुट कर दो इस फॉर्मूले में, √ गामा पी अपॉन डेंसिटी क्या होता है रो, तो √ गामा पी अपॉन रो। अब इक्वालिटी इक्वल्स टू √ गामा आरटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू गामा पीवी बाय एम हो जाएगा, वेयर एम इज टोटल मास। तो यहां से गामा की वैल्यू 1 + 2/f आ जाती है। ठीक है, ये हो गया। गामा की वैल्यू अगर तुम्हें चाहिए तो केटीजी चैप्टर में पढ़ाई रखा है, 1 + 2/f होती है। तो गैसेस मीडियम में वेलोसिटी के फॉर्मूला गामा पी बाय रो होती है, गामा आरटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, गामा पीवी बाय एम होता है। मेरी एक बात ध्यान रखना, जो वेलोसिटी ऑफ गैसेस मीडियम है उसमें गामा आरटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये फॉर्मूला ज्यादा ध्यान रखना, इस पे सवाल आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यहां से तुम्हें समझ में आएगा कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम है वो गामा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो भी गैस यूज कर रहे हैं उसके मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां तक कंफर्टेबल है, क्लियर है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बीच वाला फॉर्मूला। अब सॉलिड्स में अगर मैं वेव स्पीड की बात करूं तो सॉलिड के लिए ये मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी यंग्स मॉडुलस के बराबर होता है, तो मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी यंग्स मॉडुलस डाल दोगे अपॉन डेंसिटी ऑफ मीडियम रो डाल दो। वहीं लिक्विड के लिए अगर मैं बात करूंगा मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी बल्क मॉडुलस हो जाता है, तो यहाँ पे बल्क मॉडुलस अपॉन रो। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव के 3 फॉर्मूला आ गए, गैस के लिए अलग, सॉलिड के लिए अलग, लिक्विड के लिए अलग। बेसिकली फंडामेंटली समझोगे तो एक ही फॉर्मूला है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी होल ओवर √ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी। बस तुम्हें ध्यान रखना, मॉडुलस इलास्टिसिटी सॉलिड्स के लिए यंग्स मॉडुलस डिफाइन करते हैं, लिक्विड के लिए बल्क, और गैसेस सिस्टम के लिए गामा इंटू पी आता है। गामा क्या होता है, एडियाबैटिक कोफिशिएंट, जिसकी वैल्यू 1 + 2/f होता है। एफ क्या है, एटॉमिसिटी ऑफ गैस, मोनो है तो 3, डाया है तो 5। सिंपल सवाल। अब कई बार इफेक्ट पूछा जाता है कि भाई बताओ ये चीज अगर वैरी कर दी तो साउंड की स्पीड बढ़ेगी घटेगी, इस तरीके के कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो समझना बच्चा पार्टी, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंसी है वेलोसिटी ऑफ साउंड की, √ टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती है, सिंपल सी बात है। ह्यूमिडिटी की बात करें तो जब भी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो डेंसिटी जो होती है साउंड हवा की, एयर की डेंसिटी कम होती है। चूंकि डेंसिटी से इनवर्स रिलेशन है तो क्या होगा बच्चा पार्टी, वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगी। ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे, डेंसिटी ऑफ एयर कम होती है, डेंसिटी ऑफ एयर कम होगी तो क्या होगा बच्चा पार्टी, स्पीड ऑफ साउंड वेव बढ़ेगी। क्लियर। स्पीड ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज ग्रेटर देन ड्राई एयर होता है। अगेन वही लॉजिक है कि मॉइस्ट एयर में क्या होता है, मॉइस्चर है मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है मतलब उस एयर की डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है तो स्पीड ज्यादा मिलेगी। तो मॉइस्ट एयर में स्पीड ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू ड्राई। तो ह्यूमिडिटी का इफेक्ट हो गया, इस पे 1996 में एक बार सवाल पूछा गया था। अब एक चीज आ जाती है, कभी कभार पूछी जा सकती भी, पूछी नहीं गई है। कोई वेव दे रखी है, 2 लोकेशन दे दी, एक पॉइंट यहां दे दिया, एक पॉइंट दे दिया, उनके बीच में डिस्टेंस दे दी जिसे पाथ डिफरेंस कहते हैं। तो एक कोई वेव है उसमें 2 पॉइंट्स दे दिए जिनके बीच का डिफरेंस, पाथ डिफरेंस ΔX दे रखा है, और उन 2 पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस पूछा गया है। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन आता है, फेज डिफरेंस ΔΦ = 2π/λ ×Δx। प्योरली फॉर्मूला बेस्ड चीजें हैं, मैंने बता दी सारी चीजें, ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, आपके आंसर सही आएंगे। आई होप इस पेज तक सभी लोग कंफर्टेबल होंगे और बहुत सुंदर से सटीक टू द पॉइंट आपको नोट्स मिलते जा रहे हैं। अब साउंड वेव पे कुछ छोटी छोटी मगर कुछ मोटी बातें देख लेते हैं, क्या क्या बातें हैं सीखने वाली। जो साउंड वेव होता है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है,
वो इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन ट्रेवल करती है। अब कंप्रेशन जहां पे होता है, कंप्रेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, कंप्रेशन जहां जनरेट होगा वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, डेंसिटी भी ज्यादा होती है और एयर मॉलिक्यूल्स के डिस्प्लेसमेंट सबसे कम होता है, मिनिमम प्रेशर मैक्सिमम होता है, डेंसिटी मैक्सिमम होती है और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल मिनिमम होता है, एज फॉर डिस्प्लेसमेंट। वहीं दूसरे जहां पे रेयर फ्रैक्शंस जनरेट होते हैं वहां प्रेशर मिनिमम होता है, डेंसिटी भी मिनिमम होती है, लेकिन जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशंस कर रहे होते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलता है रेयर फ्रैक्शन पे, डेंसिटी मिनिमम मिलती है और प्रेशर भी मिनिमम मिलता है। जहां पे कंप्रेशन होता है वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, डेंसिटी भी ज्यादा होती है, लेकिन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल मिनिमम मिलता है। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की कैरेक्टरिस्टिक से क्लियर हो गए दोस्त। एक चीज और समझना, जब मैं साउंड वेव की बात करता हूं तो वहां दो तरीके से उसकी बात की जा सकती है। एक इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर वेव बात की जा सकती है और एक इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव बात की जा सकती है। जनरली हम डिस्प्लेसमेंट वेव के टर्म में, क्योंकि अपन ने वहां पे भी डिस्प्लेसमेंट वेव पढ़ा था तो यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट वेव पढ़ते हैं। लेकिन कभी अगर तुमसे पूछ दिया जाए प्रेशर वेव के बारे में तो ये लाइन ध्यान रखना कि प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव में क्या होता है, π/2 का फेज डिफरेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट वेव एंड प्रेशर वेव, साउंड के केस में जो डिस्प्लेसमेंट वेव जनरेट होती है और प्रेशर वेव जो जनरेट होती है उनके बीच में π/2 का फेज डिफरेंस होता है। अब अगली चीज आती है इंटेंसिटी का फॉर्मूला एंड एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है हाफ रो डेंसिटी ऑफ मीडियम इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू वी। वी क्या है, वेव वेलोसिटी। वही अगर एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बस इस टर्म में वेलोसिटी गायब हो जाएगा। इंटेंसिटी अपॉन वेलोसिटी एनर्जी डेंसिटी के बराबर होती है, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। उसका फॉर्मूला हाफ रो एम्पलीट्यूड स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर होता है। दोनों के सिमिलर फॉर्मूला, इंटेंसिटी में वी स्पीड ऑफ वेव आता है और इसमें नहीं आता है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही सवाल आएंगे तो कभी आएंगे तो आएंगे और कुछ नहीं पूछा जा सकता। और इसमें फॉर्मूला याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फॉर्मूला याद है, वैल्यू पुट करोगे आंसर आएगा, नहीं पुट करोगे नहीं आएगा। फॉर्मूला नहीं याद है कुछ नहीं कर पाओगे, याद ही करना है, सिंपल सी बात है। तो ये कुछ की पॉइंट्स है साउंड वेव को लेके जो मैंने बता दिए। सवाल अभी तक नहीं पूछे हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं। एटलीस्ट जो मैंने इस माइंड में इसमें की पॉइंट्स लिख रखे हैं या फॉर्मुलेस लिख रखे हैं वो तो आपको याद होने चाहिए। अब मैं बात करता हूं सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। टेक्निकली इस कंसेप्ट पे जो सवाल आते हैं वो मैक्सिमम जो सवाल आते हैं वो आपके वेव ऑप्टिक्स में आते हैं, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। मान लो कोई दो वेव है y1 प्लस y2। y1 क्या है, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और y2 क्या है, a2, इसका एम्पलीट्यूड a2 है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। मतलब आप समझेंगे बच्चा पार्टी, इन दोनों वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो फाई। देखो इसमें कोई फेज नहीं था, इसमें फाई का फेज है। तो y1 और y2 इन दो वेव के बीच का फेज डिफरेंस अगर फाई है और ये सुपर इंपोज हो रही है, ऐड हो रही है, एक ही जगह पे एक ही समय पे पहुंच रही है, तो जो नई वेव बनेगी y, उसकी इक्वेशन ऐसी होगी कुछ, a रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये टर्म सेम रहेंगे, बस फाई की जगह यहां पे अल्फा आ जाएगा। अल्फा क्या आएगा, नया फेज रिजल्टेंट वेव का, ठीक है। तो अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको नया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा और एक नया फेज मिलेगा। तो पूरी कहानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और अल्फा निकालने को है। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू मिलेगी वो सिंपल, जो रिजल्टेंट दो वेक्टर को ऐड करते थे वो रिजल्टेंट का फॉर्मूला वही सेम से लगा दो, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वही रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ 5। 5 क्या है, दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगा, जब cos 5 किसके बराबर हो, 1, तो ये a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, रूट लगा दोगे तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू a1 प्लस a2 हो जाती है, मिनिमम एम्पलीट्यूड a1 माइनस a2 हो जाता है। कई बार a मैक्स अपॉन a मिनिमम का रेशियो पूछा जाता है, वो a1 अपॉन a2 अपॉन a1 माइनस a2 हो जाता है। अगर मैं इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में रिलेशन बताऊं तो समझना बच्चा पार्टी, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। उस लॉजिक से एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की जगह a1 स्क्वायर की जगह i1 लिख दीजिए, a2 स्क्वायर की जगह i2 लिख दीजिए, प्लस a1 की जगह 2 टाइम्स रूट ओवर i1 i2 cos ऑफ 5 आ जाता है रिजल्ट। क्लियर है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, अगर रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी पूछेगी तो ये फॉर्मूला लिख देंगे, i1 प्लस i2 प्लस 2 टाइम्स रूट ओवर i1
इंटू रूट ओवर आई टू इंटू कॉस ऑफ फाइव क्या है, फाइव क्या है, इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन टू दीज टू। कई बार क्वेश्चन में आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का रेशियो पूछा होता है, आई वन आई टू दे रखा हो तो फॉर्मुला ये लगा देंगे, रूट ओवर आई वन प्लस रूट ओवर आई टू का होल स्क्वायर अपॉन रूट ओवर आई वन माइनस रूट ओवर आई टू का होल स्क्वायर। अगर ये एंगल अल्फा पूछ दिया तो टेन अल्फा की वैल्यू वही जो आपने दो वेक्टर्स को जब रिजल्टेंट निकालते थे ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर, देखो वही फॉर्मुला है, ए टू साइन फाइव अपॉन ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव। तो यहां कुछ भी नया नहीं है, जो वेक्टर में ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में वेक्टर एडिशन के फॉर्मुले थे सेम आ रहे हैं, बस एक जो नई चीज सीखी वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए सीखी। तो अगर एम्पलीट्यूड के क्लियर है तो रिजल्टेंट रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मुला आई वन प्लस आई टू प्लस टू टाइम्स रूट ओवर आई वन आई टू कॉस फाइव हो जाता है। आई मैक्स और आई मिनिमम की बात होगी तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का वैल्यू रूट ओवर आई वन प्लस रूट ओवर आई टू का होल स्क्वायर अपॉन रूट ओवर आई वन माइनस रूट ओवर आई टू का होल स्क्वायर। तो सिंपल बेसिक फॉर्मुले। अब ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया इसके बेसिस पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर लेते हैं अपन। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उसे कहते हैं जिसमें जो यही cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम हो, मतलब प्लस वन हो। cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू वन, जो मैक्सिमम वैल्यू वन होती है वो कब होती है, एंगल या तो जीरो हो या आपका 360 डिग्री हो या फिर मतलब पाई का मल्टीपल हो। तो 0 2 पाई 4 पाई, पाई का जो इवन मल्टीपल होगा 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, उस पे क्या होगा, cos फाई की वैल्यू प्लस का वन आती है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वैल्यू जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो पाई का इवन मल्टीपल होना चाहिए, तो फाई फेज डिफरेंस 2n पाई के बराबर। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में रिलेशन पढ़ा था। इस रिलेशन की मदद से अगर पाथ डिफरेंस की बात करेंगे तो दो वेव के बीच में अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 मतलब इंटीग्रल वेव मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हुआ n लैम्डा के बराबर हुआ तो उसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है जिसकी वैल्यू a1 प्लस a2 होती है और मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है जिसकी वैल्यू रूट ओवर i1 प्लस रूट ओवर i2 का होल स्क्वायर होता है। अब वही बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम मिले। वो कब मिलेगा इस फॉर्मूले में, cos फाई मिनिमम हो। cos फाई की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। cos फाई की वैल्यू -1 कब होती है, माइनस का 180 डिग्री पे होगी। माइनस मतलब माइनस पाई, -3 पाई, -5 पाई, ठीक है। तो पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, मतलब जब भी फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा तब cos फाई की वैल्यू -1 आती है ट्रिग्नोमेट्री के लॉजिक से। तो फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव 2n-1 इंटू पाई होगा, तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और वही जो पीछे फॉर्मूला बनाया है उसकी मदद लोगे तो जो पाथ डिफरेंस है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2n-1 इंटू लैम्डा बाय 2। तो इस केस में फेज डिफरेंस या इतने पार्ट डिफरेंस के केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी होती है मिनिमम होती है। अगर मैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात करूं तो मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा जिसकी वैल्यू a1 माइनस a2 होती है और अगर इंटेंसिटी मिनिमम की बात करूंगा तो रूट ओवर i1 माइनस रूट ओवर i2 का होल स्क्वायर जाएगा। यहां लिखना मैं भूल गया, ऐड कर लेना, यहां पे लिखा है। क्लियर है दोस्त? ये भी बता दिया PYQ का सिग्निफिकेंस क्या है यहां पे। अब रिफ्लेक्शन ऑफ वेव की बात करते हैं। 1997 में एक बार सवाल पूछा गया है। तो देखो वेव के रिफ्लेक्शन की जब अपन बात करते हैं तो दो तरीके से रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। एक बार रेयरर टू डेंसर मीडियम पे जब रिफ्लेक्ट करती है वेव और दूसरी बार जब डेंसर टू रेयरर मीडियम पे रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं रेयरर टू डेंसर। रेयरर मतलब समझो पतली इस रस्सी है और किसी डेंसर मीडियम मतलब ऐसी मीडियम में जा रही है जिसकी मास डेंसिटी ज्यादा है, और डेंसर टू रेयरर मतलब ऐसी मीडियम जिसमें पहले मास डेंसिटी ज्यादा थी अब मास डेंसिटी कम में, ठीक है। तो जब भी किसी हायर डेंसिटी के मीडियम में जाती है तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है उसमें पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है। ट्रांसमिटेड वेव में कोई फर्क नहीं आता। डेंसर टू रेयरर जब जाती है तो कोई किसी में भी नहीं फर्क आता। जो रिफ्लेक्टेड है वो भी देखो ऊपर होके आ रही है और जो ट्रांसमिटेड है वो भी। तो सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी होती है, जब भी वेव रेयरर टू डेंसर या फिर क्वेश्चन में ये लैंग्वेज आ जाए रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड, क्या लिख के आ जाए और कहां लिखूं, थोड़ी पतली कर लो पेन। रिफ्लेक्शन
फ्रॉम फिक्स्ड एंड, उन सारे केसेस में, मतलब अगर रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड लिखा हो या वेव रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रही है, उस केस में बस रिफ्लेक्टेड वेव में एक पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है। जब डेंसर टू रेयर में जा रही तो देखो किसी में कोई फेज चेंज नहीं आ रहा। तो बस एक ही केस है, जब रेयर टू डेंसर जाएगी या फिर रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड होगा, उसमें रिफ्लेक्टेड सिस्टम में पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है। बाकी अगर मैं वेव वेलोसिटी की बात करूं तो ऑब्वियस ही बात है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड की तो वेव स्पीड हमेशा सेम रहेगी, बिकॉज मीडियम सेम है। तो चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वे केस हो, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड की वेव वेलोसिटी तो सेम रहेगी। अब समझना बच्चा पार्टी, अगर स्ट्रेच कर रखा है टेंशन तो सेम होगी, सीरीज में है। ये मोटी रस्सी तो इसकी म्यू जो होगा, मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा होगा। म्यू ज्यादा होगा तो जो मोटी रस्सी होती है उसमें हमेशा वेव स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ट्रांसमिटेड वेव की वेव वेलोसिटी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड की बराबर होगी और ट्रांसमिटेड से ज्यादा होगी। अब जब डेंसर टू रेयर जाएगी, ये मोटी रस्सी है, म्यू ज्यादा है, ये पतली रस्सी है, म्यू कम है। म्यू जैसे ही कम करोगे वेव स्पीड बढ़ जाएगी। तो ट्रांसमिटेड सिस्टम की वेव वेलोसिटी यहां ज्यादा मिलती है, इस केस में कम मिलती है। कुछ नया नहीं है, हमें पहले से पता था वेव वेलोसिटी स्ट्रिंग में √T/μ होता है। म्यू देख के हम तुरंत खुद भी कंपेयर कर देते। फेज डिफरेंस की जरूर मैंने एक बात बताई, एक जो बात सीखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि जो रिफ्लेक्टेड सिस्टम होगा कब, जब रेयर टू डेंसर जा रहे हो या रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड हो रहा हो, उस केस में वो भी सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्टेड वेव में फेज डिफरेंस आता है पाई, बाकी किसी फेज वेव में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आता। तीसरी बात, जब भी इस तरीके के रिफ्लेक्शंस हो रहे होते हैं या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव जाती है तो वेलोसिटी चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं होती। कुछ भी कर दो तुम भाई, फ्रीक्वेंसी वेव की नहीं चेंज हो सकती, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। जब तक आप सोर्स नहीं चेंज कर रहे, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो सकती। और ऑब्वियसली बात है, कोई वेव जो ट्रेवल कर रही है मतलब वो डिस्टर्बेंस कहीं पीछे से आ रहा है, वो आ चुका है। तो टाइम मशीन तो है नहीं तुम्हारे पास कि तुम जब डिस्टर्बेंस जनरेट हुआ था वो टाइम में पीछे जाकर तुमने सोर्स बदल दिया। तो इन एनी सर्कमस्टांसेस आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव चेंज करने का तरीका सिर्फ यही है कि सोर्स चेंज कर, और सोर्स कभी चेंज होता नहीं है इन जनरल कभी भी, ठीक है। तो किसी भी कंडीशन में फ्रीक्वेंसी आपकी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जो चेंज होगा, वेव वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में चेंज नहीं होती। अब क्या क्या रिलेशन रहता है वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेव वेलोसिटी में? तो फ्रीक्वेंसी वेव स्पीड अपॉन लैम्डा लिखते हैं। हमें पता है फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो एक से दूसरे मीडियम में अगर चेंज वाले सवाल आ जाएंगे कि बताओ इस मीडियम में जब थी तो वेव वेलोसिटी और वेवलेंथ इतनी थी, तो इस वेव जब मीडियम में चले गई तो वेव वेलोसिटी तो इतनी हो गई, लेकिन बताओ वेवलेंथ कितना होगा। तो समझ रहे हो है बच्चा पार्टी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, v/λ। बेसिक फंडामेंटल तुम समझ लो ना। सिर्फ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, कहां लिख दूं, यही लिख दे रहा। फ्रीक्वेंसी क्या v/λ होती है। और फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट रह रही है तो किसी भी कंडीशन में अगर कोई भी सवाल आ गया तो क्या बच्चा पार्टी पूरी मोहब्बत के साथ बिना शर्माए क्या तुम ये फॉर्मूला लगा दोगे, v/v1/λ1 इज इक्वल टू v2/λ2। जो चेंज होगा वेव वेलोसिटी में होगा, वेवलेंथ में चेंज होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, v/λ। तो इस मीडियम 1 में फ्रीक्वेंसी v1/λ1, मीडियम 2 में फ्रीक्वेंसी v2/λ2 बराबर आएंगे। तीन चीजें दे रखी होंगी, एक चीज पूछी होगी, निकाल देना। हलवा सवाल होते हैं, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, स्टैंडिंग वेव पे, जिसपे भर भर के सवाल आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से सुनना। स्टैंडिंग वेव, सबसे पहली बात है कि इसे स्टैंडिंग वेव क्यों कहते हैं। क्या ये वेव खड़ी हुई है, चली नहीं रही? नहीं। स्टैंडिंग वेव का मतलब सिर्फ सिंपल सा है कि एनर्जी का ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह नहीं हो रही। कोई भी एनर्जी या मोमेंटम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में नहीं जा रही, दैट्स इट, सिर्फ सिंपल। स्टेशनरी से मतलब ये नहीं है कि मीडियम के सारे पार्टिकल रेस्ट पे हैं, रस्सी स्टंट मार रही है, रस्सी के पास मसल्स आ गई, जिम गई थी रस्सी, भूल गई, डोले चोले बना लिए, नहीं। एसएचएम हो रहा है, मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, बस एनर्जी का ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह नहीं हो रहा। इनफैक्ट एनर्जी का ट्रांसमिशन भी हो रहा है, लेकिन वो बहुत लोकलाइज्ड है, सिर्फ इस लोब में हो रहा है। मतलब नोड टू एंटी नोड, एंटी नोड से नोड,
मतलब इस लोब की एनर्जी इसी लोब में है, ये वाला लोब मतलब ये इतनी सी एरिया की एनर्जी, इतनी सी लोकेशन की एनर्जी इस लोकेशन पे कभी नहीं जा पा रही। इस लोकेलिटी की एनर्जी नोड टू एंटी नोड, एंटी नोड टू नोड, नोड टू एंटी नोड, एंटी नोड टू नोड, इस तरीके से एनर्जी बस आपस में ही एक्सचेंज करे ले रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव का मतलब सिर्फ सिंपल सा होता है नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बाकी सारी चीजें वेव वाली हो ही रही है। अब स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन कब होती है, स्टैंडिंग वेव फॉर्म बनाने के लिए क्या मस्ट हैव कंडीशंस हैं वो लिख दी। टू वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड, ध्यान से सुनेंगे दोस्त, दो वेव जिनका एम्पलीट्यूड क्या हो, इक्वल हो, फ्रीक्वेंसी भी इक्वल हो, बस वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। दो वेव इक्वल एम्पलीट्यूड, इक्वल फ्रीक्वेंसी, इक्वल वेवलेंथ, बस वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी तब जब वो सुपर इंपोज करेंगी। और साथ में एक कंडीशन और है, वो जो रीजन होना चाहिए वो बाउंडेड रीजन होना चाहिए। अनबाउंडेड रीजन में भी स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन नहीं होगी, बाउंडेड रीजन होना चाहिए। जैसे कि गिटार की जब बजाते हो ना स्ट्रिंग, तो उसमें स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन, क्योंकि देखो ये सैंड और ये सैंड दोनों फिक्स्ड एंड है, बाउंडेड रीजन है, तो जो भी वेव इंपल्स जनरेट हुआ वो इसी के बीच में ट्रेवल कर सकता। तो किसी बाउंडेड रीजन में दो इक्वल वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करके जब सुपर इंपोज करेंगे तो स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन। स्टैंडिंग वेव जब भी बनाते हैं इस तरीके के कुछ लोब्स बना देते हैं। तो इस लोब्स का क्या मतलब है कि रस्सी दो पार्ट में फटी और ऐसे करके जिम जाके अपनी बॉडी डोले शोले बना लिए कि ऐसे खड़ी हुई है रस्सी ऐसे खड़ी नहीं है। दोस्त समझो क्या हो रहा है, अगर ये डायग्राम देखो तो लेट से किसी t1 समय पे वेव जो है वो कुछ ये वाली वेव है, ये थोड़ी देर बाद तुम देखोगे तो यही वेव के जो होगी, थोड़ी देर बाद ये वेव तुम देखोगे तो कैसी दिखेगी बच्चा पार्टी, थोड़ी देर बाद यही वेव तुम्हें कुछ ऐसी दिखेगी। तो t2 समय पे वेव की पिक्चर, वेव की शक्ल कुछ ऐसी दिख रही होगी। फिर थोड़ी देर बाद और देखोगे तो ये वेव कुछ ऐसी दिखेगी। फिर थोड़ी देर बाद तुम देखोगे तो ये वेव कुछ ऐसी दिखेगी। फिर थोड़ी और देर बाद देखोगे तो ये वेव कुछ ऐसी दिखेगी। फिर थोड़ी देर बाद और देखोगे तो ये वेव कुछ ऐसी दिखेगी। तो अलग अलग समय पे अगर तुम इस वेव का फोटो लेते रहो तो ये सारी फोटोज आएंगी। तो इसी को मैंने एक इसी का एक क्यूमुलेटिव एनवेलप बना के यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई मीडियम के पार्टिकल प्लस का 2a से लेके -2 के बीच में ऑसिलेट कर रहे हैं। अब कुछ बातें तुम समझ लेना स्टैंडिंग वेव के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट समझना, ये जो है इनको मैं नोड्स कहते हैं, इन लोकेशंस को नोड्स कहते हैं। नोड्स वो लोकेशन होते हैं जहां पे मीडियम के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मिनिमम हो, परफॉर्मिंग एसएचएम ऑफ मिनिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये ऑलमोस्ट कह लो, अगर रस्सी का केस कह लो तो फिक्स सपोर्ट ही होते हैं, कोई ऑसिलेशन नहीं हो रहा होता इनका जो नोड्स पे पार्टिकल फिक्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं वेव ऑन स्ट्रिंग की बात करूं तो, लेकिन मैंने यहां पे मिनिमम लिख दिया। और एंटी नोड के जो पार्टिकल होते हैं वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का आपका एसएचएम कर रहे होते हैं। तो देखो यहां पे स्टैंडिंग वेव में जो एक अलग बात है नॉर्मल वेव से, यहां पे सारे के सारे पार्टिकल एसएचएम यहां पे भी कर रहे हैं, बस जो नॉर्मल वेव थी उसमें सभी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम होता था। यहां पे इस लोकेशन का जो पार्टिकल होगा हर मोमेंट ऑफ टाइम पे सिर्फ इतने एम्पलीट्यूड का ही ऑसिलेशन करेगा, सिर्फ इतने का। यहां वाला सिर्फ इतने का, यहां वाला सिर्फ इतने का, और एंटी नोड वाला मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का एसएचएम करेगा। यहां वाला हमेशा इसी एम्पलीट्यूड का करेगा, यहां वाला हमेशा इसी एम्पलीट्यूड का करेगा, यहां वाला इसी। तो हर एक डिस्टेंस पे, हर एक पोजीशन पे जो पार्टिकल है वो अलग अलग एम्पलीट्यूड का एसएचएम कर रहा है। मतलब एक स्टैंडिंग वेव में जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो डिफरेंट एम्पलीट्यूड का एसएचएम कर रहे होते हैं। पहली बात, नोड्स के पार्टिकल रेस्ट पे रहते हैं, एंटी नोड के पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का एसएचएम कर रहे होते हैं। ये बात क्लियर है। ये जो डिस्टेंस होती है इसे वन कंप्लीट वेवलेंथ कहते हैं। भले ही ऐसे ना समझा, लेकिन अगर मान लो किसी भी टाइम टी पे अगर मैं एक वेव का कंप्लीट, ये एक कंप्लीट वेव है, क्या इसी को वेवलेंथ कहते हैं? तो ये जो एक एनवेलप बनना इसे लोब कहते हैं।
तो दो लोब की जो टोटल लेंथ होती है लैम्डा होती है, मतलब एक लोब की अगर तुमसे कभी कोई लेंथ पूछ दे तो क्या होगी, एक लोब की लेंथ λ/2 होती है। एंटी नोड के पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का एसएचएम कर रहे होते हैं और नोड के पार्टिकल मिनिमम एम्पलीट्यूड का एसएचएम कर रहे होते हैं। वो मिनिमम एम्पलीट्यूड 0 भी हो सकता है अगर वो वेव ऑन स्ट्रिंग का केस हो तो। अब प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडिंग वेव कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। वही मैंने बताया, एक लोब की लेंथ λ/2 होती है, दो लोब की टोटल लेंथ लैम्डा होती है। एक नोड और एंटी नोड, इस पोजीशन को क्या भारतीय संस्कृति में एंटी नोड बताया गया है, एंटी नोड, और ये नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस λ/4 होती है। दो कंसेक्यूटिव नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस λ/4 होती है। दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच की डिस्टेंस λ/2 होती है। क्लियर है? तो एक लोब की टोटल लेंथ λ/2 होती है, या कह सकते हो दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच की डिस्टेंस λ/2 होती है, और दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड और नोड्स के बीच की डिस्टेंस λ/4 होती है। अब ये सारी बातें मैंने जब जो बताई तुम्हें स्टैंडिंग वेव के लिए बता, सब लिख भी दिए। ऑल पार्टिकल्स परफॉर्म एसएचएम ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर लिखी हुई है। नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लोब टू अनदर, इस लोब की एनर्जी इसी में रहेगी, इस लोब की एनर्जी कभी भी इस लोब में नहीं आ सकती। नोड टू एंटी नोड एनर्जी का ट्रांसफर होता है, एक बार नोड टू एंटी नोड जाएगी, फिर एंटी नोड से नोड आएगी, नोड से एंटी नोड जाएगी, एंटी नोड से नोड आएगी, लेकिन इस लोब की एनर्जी कभी भी इस लोब में नहीं आती। ये वाली एनर्जी लोकलाइज यहां पे है, इस लोब की एनर्जी लोकलाइज यहीं पे है। इसी वजह से स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग का नाम ये नहीं है कि वेव नहीं चल रही, बस ये है कि एनर्जी ट्रांसमिट नहीं कर रही। नॉर्मल वेव एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों ट्रांसमिट करती है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक लेके जाती है, और स्टैंडिंग वेव नहीं लेके जाती। ऑल पार्टिकल ऑफ वन लोब आर इन सेम फेज, एक लोब के मतलब यहां से लेके यहां तक के सारे पार्टिकल सेम फेज में है। सेम फेज में होने का मतलब क्या है, ये अपना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड साथ में अटेंड करेंगे, ये अपना मिनिमम एम्पलीट्यूड भी साथ में अटेंड करेंगे, ये मीन पोजीशन को भी साथ में क्रॉस करेंगे। ऑल पार्टिकल ऑफ वन लोब आर इन सेम फेज, they attend maxima together, minima together and crosses mean position together, मतलब ये इस लोब के सारे पार्टिकल्स हर एक काम साथ में कर रहे हैं, लेकिन दूसरे वालों से बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट होंगे। ठीक है, पार्टिकल ऑफ टू एडजेसेंट लोब हैव फेज डिफरेंस ऑफ पाई। इसका मतलब क्या है, मान लो इस लोब के पार्टिकल अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे हैं, तो इस लोब के पार्टिकल अपने मिनिमम एम्पलीट्यूड पे। जब इस लोब के पार्टिकल अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे जाएंगे तो इस लोब के पार्टिकल अपने मिनिमम एम्पलीट्यूड पे आएंगे, तो एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज होते हैं, और एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज होने की वजह से ही किसी एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं हो पाता एक नोड के अक्रॉस। नोड के अक्रॉस एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं हो पाता। नोड मतलब फिक्स है, और इस फिक्स पॉइंट के किसी भी नोड के अक्रॉस कोई भी एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं होता, क्योंकि नोड के इधर वाला पार्टिकल और इधर वाले पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है, पाई का है। आई होप स्टैंडिंग वेव को लेके जितनी भी छोटी छोटी मगर मोटी बातें थी, जितनी भी कंसेप्चुअल बातें थी, आप सभी लोग को सारी बातें रिकॉल हो गई होंगी। अगर लेक्चर आपने पहले कभी अटेंड किया होगा, रिवाइज हो गई होंगी, नहीं भी पता होगा तो कुछ बातें मैंने नहीं बताई तो मैं ध्यान में आ गई होंगी। इनको 4 बार रट्टा मार लेना, ध्यान हो जाएगी। अब स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है, कई सालों में सवाल आया है। जनरली फ्रीक्वेंसी और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पूछी जाती है, कितनी रिक्वायर्ड है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला NV/2L आता है अगर दोनों एंड फिक्स होंगे। जैसे गिटार बोलूं या सोनोमीटर बोलूं, बात एक ही है। ठीक है, गिटार बोलूं या सोनोमीटर बोलूं या स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड बोलूं, सारी बातें एक है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला NV/2L आता है। ठीक है, वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी क्या होती है, √T/μ होती है, वेलोसिटी की जगह √T/μ, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी पूछा होगा, ये फॉर्मूला लगा दोगे। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, रोप की लेंथ रिक्वायर्ड अगर स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन के लिए पूछेगा तो L की वैल्यू nλ/2 हो जाती है। अब इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इस तरीके की स्टैंडिंग एक ही लोब फॉर्म बनेगा। n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो जो वेव पिक्चर बनेगी उसमें 2 लोब बनेंगे। अगर n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 3 लोब बनेंगे। n की वैल्यू 1 पुट करने पर जो फ्रीक्वेंसी आती है उसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। n की वैल्यू 1 पुट कर दो इस फॉर्मूले में तो V/2L आ जाएगी। अब जब n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो इस फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 2 × V/2L आ जाएगा। 2 × V/2L इसे सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं। अब कई बच्चों को एक थोड़ा डाउट रहता है कि सर हार्मोनिक क्या होता है और ओवरटोन क्या होता है। हार्मोनिक इज नथिंग, इट इज जस्ट अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल।
हार्मोनिक क्या बताता है, कौन सा इंटीग्रल मल्टीपल है फंडामेंटल का। जैसे देखो फंडामेंटल तुम्हारी v/2l आ गई, तो बेसिकली इसे क्या इंटू 1 भी लिख सकते हो, v/2l इंटू 1 लिख देंगे, कोई बुरी बात है नहीं है। तो क्या ये फंडामेंटल को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसे फंडामेंटल भी कह सकते हो, फर्स्ट हार्मोनिक भी कह सकते हो। जब यहां n की वैल्यू 2 पुट करी तो 2 इंटू v/2l, फंडामेंटल में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये सेकंड हार्मोनिक। फंडामेंटल v/2l थी, उसमें 3 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो थर्ड हार्मोनिक। मतलब फंडामेंटल में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसका वो वाला हार्मोनिक होता है, सिंपल। ओवरटोन क्या होता है, सिंपल सा लॉजिक है, नेक्स्ट हायर। जैसे ये फंडामेंटल से इससे जो नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी मिलेगी उसे फर्स्ट ओवरटोन मिल देंगे, इससे जो नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी बनेगी उसे सेकंड ओवरटोन। अब देखो की पॉइंट क्या है, मान लो स्टैंडिंग वेव का सवाल आया फिक्स्ड एट बोथ एंड पे, उसमें तुम्हें एन की वैल्यू ना दे, हार्मोनिक या ओवरटोन के टर्म में क्वेश्चन की लैंग्वेज आई, उसमें एन नहीं दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है, हार्मोनिक या ओवरटोन मेंशन कर दिया। तो अगर nth हार्मोनिक मेंशन किया है तो जो हार्मोनिक मेंशन किया है वही n की वैल्यू हो जाएगी, क्लियर है। वही अगर nth ओवरटोन लिख दिया तो जो भी ओवरटोन का नंबर दे रखा होगा उसमें +1 ऐड करोगे, उसमें +1 ऐड करोगे तो यहां ये वाला n जनरेट हो जाएगा। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख दूं मतलब nth हार्मोनिक दे रखा है तो ये जो फॉर्मूले में n की वैल्यू जाएगी वो जो भी n दे रखा है इसके बराबर ही जाएगी। लेकिन अगर ओवरटोन क्वेश्चन में दे रखा है, मान लो क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई सोनोमीटर वायर है जो थर्ड ओवरटोन में वाइब्रेट कर रहा है, थर्ड ओवरटोन में कर रहा है, तो जो स्मॉल n की वैल्यू फाइंड द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में जो n पुट करोगे वो क्या पुट करोगे, n+1। जब भी ओवरटोन दे रखा होगा तो n+1 पुट कर दोगे। तो मान लो थर्ड ओवरटोन दे रखा था तो 3 + 1 4, इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 4 पुट कर दोगे तो जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 4 × v/2l आ जाएगी, ठीक है। तो थर्ड ओवरटोन की अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो जो स्मॉल n की वैल्यू पुट करोगे, जो भी ओवरटोन का नंबर दे रखा है उसमें 1 ऐड करके इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगी। आई होप यही एक पॉइंट है जहां पे बच्चे गलती करते हैं, मैंने बता दिया, बाकी तो फॉर्मूले में मान लो लेंथ पूछ दी है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू वाइब्रेट इन द फिफ्थ ओवरटोन, फिफ्थ ओवरटोन लिख दिया तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 + 1 6, तो जो लेंथ रिक्वायर्ड होगी वो 6 × λ/2 मतलब 3 लैम्डा की लेंथ रिक्वायर्ड होगी। सिंपल है, क्लियर है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट, ये तो हो गई सोनोमीटर वायर जो कि दोनों एंड पे फिक्स रहता है। अगर कोई वेव जनरेट कर रहे हैं वन एंड फ्री, कोई ऐसी रोप है जिसका एक एंड तो रिजिड सपोर्ट पे है और एक एंड फ्री सपोर्ट पे है, मतलब वो इस तरीके से ऑसिलेट कर सकता है, उस केस में जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आएगा वो 2n - 1 × v/4l आएगी, या लेंथ रिक्वायर्ड फॉर द स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन 2n - 1 × λ/4 आएगा। अब इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो फंडामेंटल जो मोड जनरेट होता है वो v/4l आता है, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 3v/4, इस तरह का डायग्राम बनेगा। देखो बच्चा पार्टी n = 1, जो फ्री एंड होता है उसकी मजबूरी होती है कि वहां हमेशा एक एंटी नोड बनेगा, और फिक्स्ड एंड की मजबूरी होती है कि वहां नोड बनेगा, ठीक है। तो चूंकि फ्री एंड है तो फ्री एंड पे हमेशा एंटी नोड बनेगा और फिक्स्ड एंड पे हमेशा नोड बनेगा। तो ये वाला एंड देखो फिक्स है तो हमेशा नोड बन रहा है, ये वाला एंड जब भी फ्री है तो हमेशा क्या कहते हैं, एंटी नोड बन रहा है। अब चूंकि फ्री एंड पे एंटी नोड बनाना है, यहां पे नोड बनाना है, तो जो लोएस्ट पॉसिबिलिटी है वो कुछ ऐसी डायग्राम की है। जो नेक्स्ट हायर जो पॉसिबिलिटी है कि एक कंप्लीट लोब बना दो और एक आधा लोब बना दो, इससे जो नेक्स्ट हायर पॉसिबिलिटी है 2 कंप्लीट लोब बना दो एक आधा बना दो, इससे जो नेक्स्ट पॉसिबल है मतलब n की वैल्यू 4 पुट करोगे तो 3 कंप्लीट लोब बन जाएंगे और एक आधा लोब बन जाएगा, क्लियर है। तो बस इसी फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट करते चले जाओगे, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, इसी फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट करते जाओगे तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड आती चली जाएगी। अब यहां पे तुम देखो फंडामेंटल अगर v/4l है, n की वैल्यू 2 पुट करते हो जैसे ही इस फॉर्मूले में तो 3v/4l आ जाता है। तो ध्यान से देखो दोस्त, ध्यान से अगर तुम देखो तो तुम्हें ये क्या बच्चा पार्टी, अरे 3 × v/4l दिख रहा है। मतलब देखो ये थर्ड हार्मोनिक आया,
इसे थर्ड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन देगा। इसी तरह n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 5v/4l आया। v/4l के साथ 5 मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब फंडामेंटल का से 5 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फंडामेंटल से अगर 5 मल्टीप्लाई हो तो यहां फिफ्थ हार्मोनिक है। तो इस केस में जब वन एंड फ्री होता है उस केस में इवन हार्मोनिक्स मिसिंग होते हैं, सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ, सेवंथ, नाइन्थ, इवन हार्मोनिक्स मिसिंग होते हैं वन एंड फ्री के केस में। आई होप यहां तक क्लियर है। यहां पे जब भी सवाल देगा हार्मोनिक के टर्म में नहीं लिखेगा, ओवरटोन के टर्म में दे रखा होगा, और जो भी ओवरटोन दे रखा है उससे अगर स्मॉल n की वैल्यू जो इस फॉर्मूले में पुट की जा रही निकालनी है n+1। बस यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, जो भी ओवरटोन दे रखा होता है वही n की वैल्यू यहाँ पे इस वाले या इस वाले फॉर्मूले में चिपका देते और आंसर गलत आता है। जब भी ओवरटोन की वैल्यू दे रखी होगी उसमें +1 ऐड करेंगे तो स्मॉल n की वैल्यू तुम्हें पता चलेगी। बाकी फॉर्मूले बेस्ड सवाल है, कोई खास बात नहीं। अब आते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप समझ रहे हो, जैसे गिटार गाना बजा रहे हो तो गिटार पे बजा रहे हो तो वो वेव ऑन स्ट्रिंग का केस हो गया, वहां पे भी स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन हो रही है। और जो माउथ ऑर्गन होता है या फिर बांसुरी होती है, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? ऑर्गन पाइप के। कुछ नया नहीं सीखने वाले, कुछ चंद बातों के पहले मैं वो बता दे रहा हूं, फिर आगे की बात। जो दो तरीके के ऑर्गन पाइप होते हैं, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड मतलब एक एंड क्लोज है और दूसरा ओपन है, जैसे कि माउथ ऑर्गन, जिधर से फूंकते हो वो साइड आपकी ओपन रहती है और दूसरी साइड क्लोज होती है। और ओपन ऑर्गन पाइप बोथ एंड जिसके ओपन हो, जैसे कि तुम्हारा बांसुरी हो गई जिसके दोनों एंड ओपन होते हैं। ठीक है, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप दो तरीके के ऑर्गन पाइप की बात यहां पे करते हैं। यहां तक क्लियर है? जो भी क्लोज्ड एंड होगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा, और जो भी ओपन एंड होगा मजबूरी है ओपन एंड की एक एंटी नोड के फॉर्मेशन की। एंटी नोड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, नोड मतलब मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। तो जो ये वाले पॉइंट्स होंगे यहां पे डिस्प्लेसमेंट वेव का नोड बनेगा और ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनेगा। इसीलिए इस ओपन ऑर्गन पाइप में देखो, इस एंड पे भी एंटी नोड है और इस एंड पे भी एंटी नोड है। यहां पे इस एंड पे चूंकि क्लोज था तो नोड बना और यहां एंटी नोड बना। बाकी फॉर्मूले की बात करें, इसका क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है वन एंड ओपन जैसा, सेम एज स्ट्रिंग एट वन एंड फ्री। तो वन एंड फ्री वाली जो स्ट्रिंग के फॉर्मूलेज आते हैं और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के फॉर्मूले सेम है। और ओपन ऑर्गन पाइप और बोथ एंड क्लोज्ड या फिर सोनोमीटर वायर का जो फॉर्मूला है वो सेम होता है। जो बात सिखानी थी कि वो मैंने तुम्हें बता दी कि सोनोमीटर में दोनों ही रिजिड एंड्स पे, सोनोमीटर में दोनों ही रिजिड एंड पे नोड्स की फॉर्मेशन होना मजबूरी है। सोनोमीटर पे दोनों, क्योंकि फिक्स्ड एंड है, फिक्स्ड एंड है मतलब हिल ही नहीं सकता, तो यहां पे नोड होना मजबूरी है। तो बस इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट्स के दोनों एंड्स पे नोड्स बनते हैं सोनोमीटर के केस में, और ओपन ऑर्गन के पाइप के केस में डिस्प्लेसमेंट के एंटी नोड बनते हैं दोनों एंड्स पे। सिर्फ इतना अंतर है, फॉर्मूले सेम है, लॉजिक सेम है, सेम काम करना है। तो देखो इसका जो फॉर्मूला था फ्रीक्वेंसी का nv/2 है और लेंथ का n λ/2, वही फॉर्मूला यहां पे भी है, फ्रीक्वेंसी का nv/2l और लेंथ का n λ/2। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और वन एंड फ्री के फॉर्मूले देखो, 2n-1 v/4l, लेंथ की वैल्यू 2n-1 λ/4, सेम आ रही। ये मैंने लिख भी दी। क्लोज्ड एंड पे डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा, नोड मतलब मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, प्रेशर मैक्सिमम होगा, प्रेशर का एंटी नोड बनेगा मतलब प्रेशर मैक्सिमम। वहीं जो ओपन एंड होंगे वहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम मिलेंगे और प्रेशर मिनिमम मिलेगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट बात अलग से इनसे थी वो लिख दी, बाकी फॉर्मूले सेम है, तो दोबारा से उन चीजों को लिखने का कोई मतलब नहीं होता। अब आते हैं रेजोनेंस ट्यूब। कुछ भी नहीं है रेजोनेंस ट्यूब। रेजोनेंस ट्यूब देखो बच्चा पार्टी क्या करते हैं, ट्यूब लेते हैं, उसमें पानी भर देते हैं, तो जो पानी की सरफेस होती है वो क्लोज्ड एंड जैसा बिहेव करती है, और ट्यूब की जो ऊपर वाली एंड होती है वो एक ओपन एंड जैसा बिहेव करेगी। तो क्या बच्चा पार्टी, ये एक ऑर्गन पाइप ही हो गया, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, मतलब यही फॉर्मूले वैलिड होने हैं। तो पहली बात, रेजोनेंस ट्यूब और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में कोई अंतर नहीं है। दूसरी बात, अब ये यूज क्या होता है इसका। रेजोनेंस ट्यूब यूज में आती है स्पीड ऑफ साउंड मेजर करने के लिए, या वेवलेंथ ऑफ साउंड, वेवलेंथ या स्पीड ऑफ साउंड मेजर करने के लिए इस ट्यूब का, रेजोनेंस ट्यूब का यूज किया जाता है। अब कैसे करते हैं समझना।
इसमें पहले खूब ज्यादा पानी भरा होता है और ट्यूनिंग फॉर्क लेके वाइब्रेट करते हैं, तो जहां पे रेजोनेंस मिलता है वो लेंथ L1 नोटिस कर लेते हैं। मान लो हमें किसी ट्यूनिंग फॉर्क की वेवलेंथ नापनी है, तो हम क्या करेंगे बच्चा पार्टी, पानी की लेंथ को धीमे धीमे, पानी की जो लेवल है उसको धीमे धीमे कम करते जाएंगे, बार बार रेजोनेंस कराने की कोशिश करेंगे। जहां पे रेजोनेंस मिलेगा ट्यूनिंग फॉर्क से, वो लेंथ L1 यहाँ पे लिखी होती है, जैसे यहाँ पे स्केल बना होता है, तो लेंथ L1 नोटिस कर लेंगे। फिर एक बार जब मिल गई तो वापस से वो रीडिंग लेने के बाद वापस से पानी का लेवल कम करते चले जाएंगे, फिर देखेंगे सेकंड रेजोनेंस कहां मिल रहा है। तो फर्स्ट रेजोनेंस कब मिलेगा, जब यहां नोड मिले और ओपन एंड पे तो एंटी नोड मिलना ही मिलना है, यहां पे भी ओपन एंड है तो एंटी नोड बनना ही मिल रहा है। तो अगला जब रेजोनेंस होगा वो कौन सा केस होगा, मतलब पहले केस में तो क्या है, आधे लोब पे ही मिल गई। सेकंड केस मतलब n = 2 वाला, फर्स्ट तो n = 1 वाला केस बना, n = 2 में क्या कुछ ऐसा डायग्राम बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। तो जो सेकंड रेजोनेंस बनता है वो L2 इस लेंथ में मिलता है। फर्स्ट रेजोनेंस और साथ में जो एंटी नोड बनता है वो बिल्कुल ही जो मतलब ट्यूब है ना, ट्यूब जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे नहीं मिलता, उससे थोड़ा बाहर बनता है। एंटी नोड की फॉर्मेशन ट्यूब की, जहां पे ट्यूब एंड हो रहा है वहां पे नहीं होता, उससे थोड़ा बाहर होता है, और इस टर्म को एंड करेक्शन कहते हैं। तो L1 + E ये लेंथ के हाफ द, ये जो लेंथ है ये आधा लोब बन रहा है। एक कंप्लीट लोब λ/2 लेंथ का होता है, तो एक आधा लोब क्या λ/4 लेंथ का होगा। तो L1 + E किसके बराबर हो जाएगा, λ/4 का, और यहां पे L2 + E 3 λ/4 का। इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो L2 - L1 λ/2 आ जाएगा। जब भी तुम्हें वेवलेंथ फॉर्म करना होगा, पहले फर्स्ट रेजोनेंस की तुम्हें रीडिंग ले लोगे L1, सेकंड रेजोनेंस की रीडिंग ले लोगे L2, L2 - L1 हमेशा λ/2 आता है, इस फॉर्मूले से वेवलेंथ आ जाएगा। मान लो कोई क्वेश्चन आता है जिसमें एंड करेक्शन पूछ लिया जाए, तो एंड करेक्शन का फॉर्मूला आ जाता है L2 - 3L1/2। तो यही दो चीजें पूछी जाती है, या तो वेवलेंथ पूछी जाएगी या एंड करेक्शन पूछा जाएगा। अब कहोगे सर आपने तो कहा कि वेव स्पीड भी निकाल सकते हैं, भैया क्या वेवलेंथ लैम्डा आ गया, ट्यूनिंग फॉर्क जिससे वाइब्रेट कर रहे होगे उसकी फ्रीक्वेंसी तुम्हें दे रखी होगी। तो अगर तुम वेव स्पीड = इस फॉर्मूले पे थोड़ा सा ध्यान दें, वेव स्पीड = फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। वेव स्पीड = फ्रीक्वेंसी इंटू वेव। अरे तो समझेंगे दोस्त, क्या वेव लेंथ L2 - L1 = λ/2 इस फॉर्मूले से वेवलेंथ आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की दे ही रखी होगी, तो क्या वेव वेलोसिटी नहीं निकाल दोगे। तो वेव वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों निकाला जा सकता है रेजोनेंस ट्यूब्स। तुम्हें क्या ध्यान रखना है, सिर्फ L2 - L1 फर्स्ट रेजोनेंस की लेंथ और सेकंड रेजोनेंस की लेंथ क्वेश्चन में दे रखी होगी, ठीक है। तुम्हें एक्सपेरिमेंट एग्जाम में परफॉर्म नहीं करने के, लो भैया ले आओ रेजोनेंस ट्यूब, इन्हें एक्सपेरिमेंट करने दो, नहीं, वो क्वेश्चन में लिख के दे देंगे कि फर्स्ट रेजोनेंस इतनी लेंथ में मिल रहा है, सेकंड रेजोनेंस इतनी लेंथ में मिल रहा है, बस L2 - L1 करोगे, वो λ/2 इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो लैम्डा आ जाएगा। अगर एंड करेक्शन पूछ दिया तो L2 - 3L1/2 इस फॉर्मूले का यूज कर लेना, तो एंड करेक्शन आ जाएगा। तो ये हो गया रेजोनेंस ट्यूब का काम। एक बार अगर वेवलेंथ आ गई, मान लो तुमसे वेव वेलोसिटी पूछी है, तो ट्यूनिंग फॉर्क जिससे रेजोनेंस करा रहे होंगे उसकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी होगी, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ कर देंगे तो वेव वेलोसिटी भी आ। अब आते हैं लास्ट कंसेप्ट की, दैट इज बीट्स। तो बीट्स पे कैसे कैसे सवाल आते हैं और क्या होता है बीट्स। पहली बात समझना कि बीट्स की फॉर्मेशन होती ही कब है, जब दो वेव जिनका एम्पलीट्यूड सेम हो बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी की जब मीट करती है तो सुपर इंपोजिशन होता है, स्टैंडिंग वेव्स की फॉर्मेशन होती है। लेकिन वहीं अगर दो वेव जिनका एम्पलीट्यूड सेम हो लेकिन फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा डिफरेंस हो, मतलब 5-10 हर्ट्ज से कम का डिफरेंस होता है, उसे स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वो जब सुपर इंपोज करती है तो बीट्स की फॉर्मेशन होती है। मान लो कोई ये वेव आ रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी f1 है और कोई दूसरी वेव आ रही है वेव f2 है, ये दोनों सुपर इंपोज कर रही है, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, रिजल्टेंट वेव की जो फ्रीक्वेंसी आएगी, उस रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी f1 + f2/2 दोनों का एवरेज ले सकते हो। और अगर तुमसे क्वेश्चन में बीट्स फ्रीक्वेंसी पूछ दिया जाए तो बीट्स फ्रीक्वेंसी होता है मॉड ऑफ f1 - f2, ठीक है। फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी माइनस सेकंड की फ्रीक्वेंसी का मॉड ले लोगे तो f1 - f2 आ जाएगा। तो बीट्स फ्रीक्वेंसी का एक ही फॉर्मूला है,
अब समझना बच्चा पार्टी, सिर्फ फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो अपने लेक्चर्स में आप देखेंगे बीट्स के 4-5 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको कराए गए होंगे। सिंस ये एक माइंड मैप है, ये कोई डिटेल 4 घंटे का सेशन नहीं है, मुझे सिर्फ आपको ये बता दें ये चीजें होती हैं, ये फॉर्मुलेज हैं, इसको ऐसे ऐसे करते हैं, वो मैंने रिकॉल करा दिया। तो स्पेशली मैं बोलूंगा बीट्स इतनी बार आया, सबसे सिंपलेस्ट तरीके के सवाल होते हैं, 2-3-4 तरीके के सवाल होते हैं, वो हर तरीके के 3-3 सवाल आप कर लेना। अब एक कंसेप्ट होता है वैक्सिंग का और फाइलिंग का। ट्यूनिंग फॉर्क को कई बार वैक्स और फाइल करके बीट्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। तो जब भी वैक्सिंग कर रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा है ट्यूनिंग फॉर्क को वैक्स करा दिया, वैक्स करना मतलब क्या होता है, वैक्सिंग करना मतलब फ्रीक्वेंसी घटाना। ये क्या लिख दिया मैंने, वैक्सिंग कर रहे हो मतलब किसी भी ट्यूनिंग फॉर्क पे अगर वैक्स लोड कर रहे हो, वैक्स लोड करने से उस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी घट जाती है। और फाइलिंग मतलब घिस के पतला कर देना फॉक्स को, फाइलिंग करने पे उस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और वैक्स लोड करने से फ्रीक्वेंसी घटती है। ये तो की कंसेप्ट है, कुछ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेंगे अपने नोट से तो ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। आई होप आपको पूरा आइडिया लग गया होगा क्या क्या चैप्टर में चीजें थी, सारे फॉर्मुलेज रिकॉल करा दिए, सारे कंसेप्ट आपको रिकॉल करा दिए और पीवाईक्यू का भी एक बहुत डिटेल एनालिसिस दे दी। तो आई होप ये जो माइंड मैप्स हैं आपको एंड वक्त पे अगर आपने सेशंस को अच्छे से चैप्टर्स को पढ़ रखा है तो काफी हेल्प करने वाले हैं। बहुत मजा आया, ठीक है, लव यू गाइस, ठीक है, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, थैंक यू दोस्तों।